नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए वन दरोगा, बीडीओ और जूनियर असिस्टेंट तीनों के लिए कंबाइंड सीरीज जो है हिंदी के लिए लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, अगर आपने सेट पहला और दूसरा ना देखे हो तो जरूर देख लें। ठीक है। आज की क्लास में हम वीडियो के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। मतलब जो भी दे रखा है गद्यांश, उसका मूल संक्षेपण करना है तो हमें उसकी जो, जैसे मान के चलो 10 लाइन दे रखी है तो उसका कितना करना चाहिए। तो आधे शब्दों में करना चाहिए, 1/2, 1/3 शब्दों में करना चाहिए, 1/3 शब्दों में करना चाहिए या 2/3 शब्दों में करना चाहिए। तो जो संक्षेपण होता है वो 1/3 शब्दों में होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो, बीसल, देवरासो, खुमार रासो या परमाल रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज जो रासो है, ये जो लिखी है किसने लिखी है, चंद्रवर दाई ने लिखी है। किसने लिखी है, चंद्रवर दाई ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये क्या बोला गया है इसमें, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगर बोला जाता कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो वो उस क्वेश्चन उस कंडीशन पर आंसर जो हो जाता प्रिय प्रवास हो जाता। क्या हो जाता, प्रिय प्रवास। क्या हो जाता, प्रिय प्रवास। वो बोलता खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो प्रिय प्रवास हो जाता। और प्रिय प्रवास के जो रचयिता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। किस शब्द में गण किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनेगा। ठीक है। अब देखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखो, देवी, भक्त, नेता, शिक्षक। तो देवी गण कभी नहीं होता है, भक्त गण, शिक्षक गण, नेता गण। तो देवी गण कभी नहीं होता है, तो देवी गण में हम नहीं लगा सकते गण को बहुवचन बनाने के लिए। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। और सभी में हम गण जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। अब जो ज्ञा है वो किस किस से बनता है, ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। गा धन अणा, ज धन अणा, ग धन न और वश धन गा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जा धन अणा। ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन ज्ञा है, ये ज्या धन अणा से मिलकर के बनता है। अब मैं सभी संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर के बनते हैं वो मैं सभी यहीं पर एक साथ लिख देता हूँ, जिससे आपको पेपर में हेल्प होगी। जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, कोई और भी पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने सभी संयुक्त व्यंजन लिख दिए। देखो, क्षत्रिय जो बनता है, छ से क्षत्रिय जो होता है, वो छ जो है वो का धन शाह से बनता है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर के बनता है। श्रा जो है शाह और रा से मिलकर बनता है। और ज्ञा मैं बता ही चुका हूँ, जावड़ा से मिलकर के बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महापाण। तो सीधी सी बात है, दो व्यंजन जोड़े जा रहे तो संयुक्त जोड़े जा रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन कहे जाएंगे। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन के उदाहरण ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 4 में हम सभी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगानी शब्द, भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है। तो भगानी का शुद्ध रूप हमें बताना है इनमें, और बाकी के सभी गलत हैं। और भगानी जो लिखा हुआ है वो भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भागिनी, भागनी, भगिन या भागिनी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसका जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है बहन के लिए। ठीक है, बहन। भागनी का मतलब क्या होता है, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना। शुद्ध शब्द हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन या उन्हीं। तो सीधी सी बात है, आजीविका शुद्ध शब्द है और बाकी के सभी गलत लिखे हुए हैं। अब इनका शुद्ध रूप में बता देता हूँ क्या हो जाएगा आपको। ठीक हो। अब देखो, ये यहाँ पे ये रा उड़ा हुआ है, ये बा पर उड़ेगा। ठीक है, आशीर्वाद में। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आशीर्वाद। इस तरह से लिखेंगे आशीर्वाद।
अब जो अध्ययन है, अध्ययन में या 2 बार आएगा, जैसे कि अध्ययन, ठीक है। और हमारा उनी है, उनी में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ आएगा तो उनी। इस तरह से इसके शुद्ध रूप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। महर्मी, महर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या महर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमें देखना है। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। महत धन उर्मी, महाधन उर्मी या महाधन ऊर्मी। तो सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। महाधन ऊर्मी जो है मोहर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें जो संधि है वो गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? नहीं बोल रहा है, संधि नहीं है, ठीक है। पढ़ लेते हैं फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन के ऑप्शन। तो देखो, पहला है उद्धरण, त्वरित, बाग, जाल या फिर रसायन। तो रसायन जो है संधि नहीं है और बाकी के सभी संधि हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। और सभी में व्यंजन संधि है, ये और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? समास हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या द्विगु। तो तत्पुरुष समास है, इसमें कैसा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। गौशाला का मतलब होता है गौ के लिए शाला, ठीक है। गौ के लिए शाला, तो के लिए यहाँ पर आ रहा है और के लिए संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? ठीक है, तो समास इसमें भी पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो कमल नयन में बहुव्रीहि समास होगा, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। और देखो, कमल नयन यहाँ पर मतलब क्या आ रहा है? कमल नयन का मतलब होता है जिसके नयन जो है कमल के समान है, अर्थात विष्णु। यहाँ पर विष्णु की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकारी, अधिकारी का, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग हमें बताना है। अधिकारी में क्या बताना है? हमें उपसर्ग बताना है। तो देखो, अधिकारी, ठीक है। तो अ, फिर अधि, री या फिर ई। तो अधिकारी में अधि जो है शब्द जो है उपसर्ग है, मतलब कि आगे लगा हुआ है, और कारी अलग शब्द है, ठीक है। और अधि जो उपसर्ग है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, समीपे, ठीक है। और इस उपसर्ग से बनने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं, दो चार शब्द मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष या अधिपति। ये सब अधिकारी से मिलने वाले शब्द हैं, अधि से मिलने वाले शब्द हैं, अधि उपसर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने के वाला, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, बद शब्द, बद उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक है, जैसे बदनाम, देखो बदनाम तो बुरे अर्थ में हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये किस भाषा का शब्द है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है संस्कृत का, अंग्रेजी का, उर्दू फारसी का या फिर हिंदी का। तो ये जो है उर्दू फारसी का शब्द है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो इससे रिलेटेड जो शब्द है, जैसे कि बदमाश, बदनाम, बदबू, बदकिस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोईया, रसोईया में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय रसोईया में, हमें ये बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, या, इया, आ या फिर रस। तो इसमें इया जो है, रसोईया, रसोईया, इया जो है शब्द लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम हमें पहचानना है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जैसे कि कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो कारण और बाकी सब तद्भव है, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। कारण, कारण का तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, ठीक है। लोहा, बंदर और दूध, ये सब कैसे हैं? तद्भव, मैं आपको बता चुका। अब इनके अगर तत्सम देखे जाएंगे तो लोहे का क्या बनेगा? लोह बनेगा, क्या लिख देता हूं मैं, लोह बनेगा। दूध का दुग्ध बनेगा, दुग्ध बनेगा। और बंदर का बानर बनेगा, बानर, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके तत्सम रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप बताइए, ठीक है। तो ग्रंथ का तद्भव रूप जो बनेगा वो बनेगा गीढ़, गीध, ठीक है। क्या बनेगा? गीध। तो डी ऑप्शन इज राइट, इसका क्या हो जाएगा? गीध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवर का, देवर का तत्सम बताना है। अब तत्सम बताना है देवर का। तो देवर का तत्सम जो रूप होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देववर, द्विवर, दुर्वर या फिर द्वितीय वर। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? द्विवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है, ठीक है।
अब वर्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? वर्तिका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मातृका, कृतिका, लतिका या फिर बत्ती। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वर्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। अब पढ़ लेते हैं फटाफट से ऑप्शन, दुआर, साए, गृहस्थी या फिर पाँव। तो तद्भव शब्द नहीं है, तो साए जो है तद्भव शब्द नहीं है। साए की जगह अगर शाम होता, साए की जगह अगर शाम होता तो वो क्या हो जाता? तद्भव हो जाता। ठीक है, तो इसका तद्भव तो हमने बता दिया, शाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है? ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है, राष्ट्र का पिता कहा गया। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ठीक है, अब देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब देखो, गांधी क्या है? एक जाति है। गांधी क्या है? एक जाति है। ठीक है, गुजरात में एक जाति है, वो है गांधी। ठीक है, तो गांधी क्या है? जाति। अब जाति से यहाँ पर गांधी को ही किसमें परिवर्तित कर दिया है? व्यक्तिवाचक बना दिया। मतलब महात्मा गांधी के बारे में बात की जा रही है, एक जाति को, जातिवाचक संज्ञा को एक व्यक्तिवाचक के रूप में बात की जा रही है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 20 हो गए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स केवल आपके ही लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सुरेश से के साथ मित्रता का निर्वाह किया। ठीक है, निर्वाह किया मित्रता का। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। डी ऑप्शन इज राइट। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह गाय अधिक दूध देती है। ठीक है, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है, ठीक है, अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या फिर किसी की नहीं। ठीक है, तो यह गाय अधिक दूध देती है, तो ये जो है दूध की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, बोना, धोना या फिर रोना। ठीक है, काटना, बोना, धोना या फिर रोना। तो अकर्मक क्रिया की बात हो रही है, तो रोना जो है अकर्मक क्रिया और बाकी सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखो, रोना जैसे बोले कि राम रो रहा है। ठीक है, तो रोने के अलावा कुछ लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। अब राम बो रहा है, क्या बो रहा है? ठीक है, राम बोना, बोना मतलब बीज बोना या कुछ भी, किसी का बीज तो बोएगा वो। काटने के साथ कोई वर्ड आना पड़ेगा। राम ने काटा, किसे काटा, क्यों काटा, कुछ तो वो बताना पड़ेगा। राम धोना, राम कपड़े धो रहा है या दीवार धो रहा है या अपनी कार धो रहा है, तो कुछ तो लगाना पड़ेगा अलग से सब अक्षर। तो ये सब क्या हो गई? सकर्मक, और ये रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मैं वहां होकर हूं। ठीक है, अब देखो, मैं वहां होकर आया हूं, मैं होकर आया हूं, तो भी बात सही बन जाएगी। तो वह वहां जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा समुच्चय बोधक अपव्यय अव्यय नहीं है? समुच्चय को नहीं बता रहा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, समुच्चय नहीं पता पड़ रहा है इसे। ठीक है, ऑप्शन है अर्थात, एतव्य, अथवा या फिर आजन्म। तो आजन्म जो शब्द है वो समुच्चय अव्यय नहीं है, और बाकी ये तीनों जो है समुच्चय को बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विकास, जन्म, निर्माण या फिर उद्भव। तो उद्भव जो है आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, आविर्भाव का मतलब जो होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न या उद्भव, तो उद्भव इसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। परिवार का पर्यायवाची पूछा गया है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, गृह, कुटुंब, भवन या फिर आगार। तो परिवार का जो पर्यायवाची होता है वो कुटुंब होता है। ठीक है, कुटुंब माने परिवार। ठीक है, अब अन्य जो शब्द दिए हैं, जैसे कि घर दिया है। ठीक है, अन्य शब्द जैसे घर दिया है, तो यहाँ पर देखो,
देखो गृह, भवन और आगार, ये जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? ये घर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं। और अगर परिवार के पर्यायवाची की बात करी जाए तो मैंने एक तो बताया कुटुंब, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, और भी होते हैं जैसे कुनबा, खानदान इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग। अनुनासिक का विलोम क्या है? अनुनासिक, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निर्नुनासिक, नासिक, सामसिक या फिर ऐतिहासिक। तो निर्नुनासिक, अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निर्नुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात मतलब कौन सा सही वर्ड इसमें आएगा? सीमा ने कल, देखो अब इसमें से पढ़ने, सीमा ने कल ही काम नहीं किया था, सीमा ने कल मात्र काम गलत, सीमा ने कल भर काम नहीं, सीमा ने कल भी सही शब्द है, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो 29 का आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता जी को डैश, माता जी को आशीर्वाद दोगे? नहीं। माता जी को शुभकांक्षा, प्रणाम या फिर स्नेह। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा, माता जी से हम क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। तो माता जी आशीर्वाद देंगे तो पर हम माता जी से क्या करेंगे? हम प्रणाम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, प्रणाम, माता जी को प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, ऊंचाई, आकाश चुंबी, गगन चुंबी या फिर आकाशदीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आकाश चुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। अब देखो और भी वो होते हैं जैसे कि जो जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश जो स्तंभ होता है उसे आकाशदीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाशदीप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना का अर्थ जो हो जाएगा वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बछिया का ताऊ, बछिया का ताऊ का अर्थ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कमजोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या फिर हमारा इसका आंसर हो जाए अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति को बोलेंगे बछिया का ताऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सावन हरे न भादों सूखे, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सावन में हरा और भादों में सूखा, गलत। ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, गलत। असंभव बात, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो सदा एक सी दशा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, सदा एक सी दशा, सावन हरे ना भादों सूखे। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानना है हमें। ठीक है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, देखो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो ये एक तरह का बिल्कुल सरल सिंपल वाक्य है, इसमें कुछ खास नहीं है, तो सीधी सीधी बात कही गई है, तो सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थार्थ वाक्य है, मतलब आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, आज्ञा किस में दी जा रही है वो हम पढ़ लेते हैं। सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो आज्ञा दी जा रही है वो केवल एक में दी जा रही है, पुस्तक इधर लाओ, अभिषेक पुस्तक लाओ। तो बी ऑप्शन इज राइट, 36 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है, कौन सा शुद्ध वाक्य वो हमें बताना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब देखिए इसमें जो सही बात है, शुद्ध वाक्य, पहली बात वो तो हो गया ए ऑप्शन। अब ये तीनों गलत कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अब देखिए प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो ये अच्छा जो है निरर्थक शब्द है, इसकी यूज कुछ नहीं है।
मेरे वेतन का अधिकांश, मेरे वेतन का अधिकांश बोल दिया तो फिर भाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता, तो ये भी निरर्थक शब्द लगा दिया यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस बात का स्पष्टीकरण, अब ये जो करना शब्द लगाया है ये भी निरर्थक शब्द है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो इस तरह से हम ये तीनों शब्द इन तीनों लाइनों में गलत दे रखे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उससे बैठा नहीं जाता में कृत कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो उसमें कौन सा वाच्य है वो हमें बताना है। भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृत्यवाच्य या फिर कोई नहीं। तो भाववाच्य है, बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, ठीक है। उससे बैठा नहीं जाता, उससे कहा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, ये सब मोस्टली जो बनते हैं उनमें सब क्या होता है, भाववाच्य होता है। ये क्वेश्चन अक्सर करके आता रहता है, ठीक है। इसमें जो और एग्जाम्पल है, मुझसे टहला नहीं जाता, धूप को सहा नहीं जाता, तो ये सब जो होते हैं भाववाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो करण कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, करण कारक, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और करण कारक के लिए जो प्रतीक होता है वो से होता है, क्या होता है, से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, का, की के, से, को, के लिए या फिर मैं पर। तो अधिकरण में क्या होता है, मैं पर होता है, ठीक है, मैं पर। अधिकरण कारक में कौन कौन से चिन्ह आते हैं, मैं और पर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए, पुल्लिंग शब्द निकालना है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख दीजिए, क्योंकि अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते। 41 में क्या पूछा, पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन है हमारे, पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, पुल्लिंग शब्द है पहिया, ठीक है। पुल्लिंग शब्द क्या है, पहिया, और बाकी के सब शेष जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर एक पखावज शब्द है, इसका ये क्या होता है, पखावज। तो पखावज जो होता है एक वाद्य यंत्र होता है, एक मृदंग के आकार का छोटा सा वाद्य यंत्र होता है पखावज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकांकनी क्या है, एकांकनी के लिए, एकांकी के लिए लिंग बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, एक, एकांकनी, एकांकिन, एकांकिनी या फिर एकांकी। तो एकांकी शब्द आएगा लिंग, ठीक है। तो एकांकी क्या होता है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा, और एकांकनी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ये तो स्त्रीलिंग है एकांकनी, और ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, अनिश्चित वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान है, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, संभाव्य वर्तमान है इसमें। अब बात करते हैं, जो संभाव्य वर्तमान तो इसमें हो गया। अब जो वर्तमान होते हैं, वर्तमान के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो पहला होता है संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान और पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं हम लोग। गिलास में थोड़ा दूध है, ठीक है। अब थोड़ा जो शब्द है वो शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा शब्द किसको बता रहा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक। तो थोड़ा शब्द गुण बता रहा नहीं, संख्या बता रहा नहीं, संकेत दे रहा नहीं, तो बचा क्या, ए ऑप्शन इज राइट, परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी बतानी है हमें, ठीक, क्या बतानी है, शुद्ध वर्तनी। पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय, पूज पूजनीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट, पूजनीय, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। 46 पर आ गए हम लोग। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, ठीक है। तो हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से डेवलप्ड होकर के आया है, ठीक है। ऑप्शन है, खड़ी बोली से, अवधी से, ब्रज से या फिर मालवी से। तो खड़ी बोली से होकर के आया है, डेवलप होके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था, ठीक है।
तो किस भाषा को पिंगल नाम दिया गया था? ऑप्शन है खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी या फिर ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा को पिंगल नाम दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 पर हम आ गए हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन है संशोधन, शोधन, संशोधन, प्रशोधन या फिर क्षमा शोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संशोधन, अमेंडमेंट। ठीक है, बदलाव। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ठीक है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो ये जो है एक ईडियम है, मुहावरा है, इंग्लिश का मुहावरा है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पेड़ पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है। अब देखिए, तो ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का जो अर्थ होगा वो होगा दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज की क्लास का, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ड्रोनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ। ठीक है, तो ड्रोनिंग माने होता डूबने वाला, ड्रोनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ, स्ट्रॉ माने होता भूसा या तिनका। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डूबने वाले को तिनके का सहारा, डूबने वाले को भगवान बचाता है, डूबने को तिनके का सहारा। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा सही है, डूबते को तिनके का सहारा, एक तरह से मुहावरा है। तो ड्रोनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।